द्वितीय विश्व युद्ध ये मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। तो चलिए आज समझते हैं उन घटनाओं की पूरी चेन को जिनकी वजह से दुनिया इस तबाही की आग में झुलस गई। असल में द्वितीय विश्व युद्ध किसी एक वजह से नहीं हुआ था। ये एक के बाद एक जुड़ी हुई घटनाओं का नतीजा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डोमिनो के गिरने से बाकी सब अपने आप गिर जाते हैं। तो फिर वो पहला डोमिनो गिरा कहाँ? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद हुई एक संधि में। एक ऐसी संधि जिसने शांति लाने के बजाय अगले महायुद्ध के बीज बो दिए। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1919 में, जब वर्साई की संधि पर दस्तखत हुए। इसे इतिहास की सबसे विवादास्पद संधियों में से एक माना जाता है। और क्यों, ये हम अभी देखेंगे। तो इस संधि में एक खास क्लॉज था, आर्टिकल 231, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि युद्ध में हुए हर एक नुकसान की पूरी जिम्मेदारी अकेले जर्मनी पर डाल दी गई। इससे पूरे देश में भारी नाराजगी और अपमान की भावना फैल गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी से हर्जाने के तौर पे $33 बिलियन की भारी भरकम रकम मांगी। और ये रकम इतनी ज्यादा थी कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था इसे संभाल ही नहीं पाई और पूरी तरह से तबाह हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि जर्मनी ने इसकी आखिरी किस्त साल 2010 में चुकाई। अब इस आर्थिक तबाही का असर आम लोगों पर कैसे पड़ रहा था, इसका अंदाजा आप हाइपर इन्फ्लेशन यानी बेतहाशा बढ़ती महंगाई से लगा सकते हैं। 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड का पैकेट 1600 मार्क्स का मिलता था। और फिर जरा सोचिए, सिर्फ एक साल बाद 1923 में उसी ब्रेड के पैकेट की कीमत हो गई 200 बिलियन मार्क्स। मतलब देश की करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची थी, वो बस कागज का टुकड़ा बनकर रह गई थी। चारों तरफ हताशा और लाचारी का माहौल था। अब जब देश में ऐसा अपमान और आर्थिक बदहाली का माहौल हो, तो वहीं एक नए राजनीतिक चेहरे का उदय होता है। 1929 की महामंदी ने तो हालात और भी बदतर कर दिए। 1933 तक जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60 लाख लोगों की भूख, गरीबी और लाचारी की कहानी है। और बस इसी गुस्से और हताशा को एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने अपनी ताकत बना लिया। तानाशाह बनने के बाद हिटलर का एक ही सपना था, लेबेन्सराम, यानी रहने की जगह हासिल करना। उसका मानना था कि जर्मन नस्ल सबसे बेहतर है और उसे फैलने के लिए और जमीन चाहिए। और ये जमीन कहाँ से आएगी? ये आएगी पूर्वी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड और सोवियत संघ को जीतकर। तो अब हिटलर ने एक एक करके वर्साई की संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और दुनिया बस देखती रह गई। देखिए हिटलर के कदम कितनी तेजी से बढ़ रहे थे। 1945 में उसने खुलेआम वर्साई संधि को तोड़ा और अपनी सेना और एयरफोर्स बनानी शुरू कर दी। दुनिया चुप रही। फिर मार्च 1938 में बिना एक गोली चलाए ऑस्ट्रिया को जर्मनी का हिस्सा बना लिया। इसके बाद उसकी नजर पड़ी चेकोस्लोवाकिया पर और बाकी देश, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस, ये सोचते रहे कि शायद हिटलर की ये छोटी-मोटी मांगे मान लेने से एक और बड़ा युद्ध टल जाएगा। इसी को इतिहास में तुष्टीकरण की नीति कहा गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन का ये बयान उस समय की सोच को साफ दिखाता है। उन्हें लगा कि चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा हिटलर को देकर शांति खरीदी जा सकती है। लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक साबित हुई। चेकोस्लोवाकिया को हड़पने के बाद हिटलर ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने अपने सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन कम्युनिस्ट सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन के साथ एक दूसरे पर हमला न करने का समझौता कर लिया। मतलब दो कट्टर दुश्मन हाथ मिला रहे थे और इसका एक ही गुप्त मकसद था, पोलैंड को आपस में बांट लेना और जर्मनी को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के खतरे से बचाना। और बस इस समझौते के ठीक एक हफ्ते बाद वो आखिरी डोमिनो भी गिर गया। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युद्ध की घोषणा के बाद भी कई महीनों तक वेस्टर्न फ्रंट पर कोई बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं। इसे फोनी वॉर यानी एक तरह का नकली युद्ध कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस असल में हमले के लिए तैयार नहीं थे और बेचारे पोलैंड की मदद के लिए कुछ खास कर भी नहीं पाए। इस बीच पोलैंड तो कुछ ही हफ्तों में हार गया और इसकी वजह थी हिटलर की एक नई खतरनाक और क्रांतिकारी युद्ध नीति,
ब्लिट्जक्रीग। देखिए, पहले विश्व युद्ध में सालों तक खाइयों में धीमी लड़ाई होती थी। ये उसका ठीक उल्टा था। ये रणनीति थी बिजली की रफ्तार की। तो ये ब्लिट्जक्रीग, जिसका मतलब ही है लाइटनिंग वॉर, काम कैसे करता था? इसका तरीका बड़ा सीधा और घातक था। सबसे पहले टैंकों की फौज बिजली के तेजी से दुश्मन की लाइनें तोड़कर अंदर घुस जाती, जिससे अफरा तफरी मच जाती। फिर आसमान से जर्मन एयरफोर्स, जिसे लुफ्टवाफे कहते थे, बम बरसाकर ग्राउंड ट्रूप्स को कवर देती और दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, जर्मन सेना उन्हें चारों तरफ से घेरकर कुछ ही दिनों में जंग खत्म कर देती। लेकिन इस हैरान कर देने वाली रफ्तार के पीछे एक और गहरा राज छिपा था, एक सीक्रेट वेपन। जर्मन सैनिकों को अक्सर पर्विटिन नाम की एक दवा दी जाती थी। जानते हैं ये क्या थी? आज हम इसे क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। ये दवा सैनिकों की थकान, नींद और भूख सब खत्म कर देती थी, जिससे वो बिना रुके कई कई दिनों तक लड़ सकते थे। फोनी वॉर के खत्म होते ही हिटलर की वॉर मशीन ने जो तबाही मचाई, वो देखने लायक थी। इसी ब्लिट्जक्रीग और अपने सीक्रेट वेपन के दम पर हिटलर ने सिर्फ कुछ ही महीनों में एक एक करके लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप को घुटनों पर ला दिया। अप्रैल में डेनमार्क और नॉर्वे गए, मई में बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और फिर जून 1940 में फ्रांस जैसी महाशक्ति ने भी सरेंडर कर दिया। ब्रिटिश सेना को जैसे तैसे डनकर्क के किनारों से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सोचिए, अब पूरे महाद्वीप पर हिटलर का राज था और उसके सामने सिर्फ ब्रिटेन अकेला खड़ा था। एक तरफ पूरा यूरोप हार मान चुका था, लेकिन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इन मजबूत शब्दों के साथ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। लेकिन सवाल तो यही था कि जब पूरा यूरोप हिटलर के कब्जे में था और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत अमेरिका अभी भी युद्ध से बाहर था, तो अकेला ब्रिटेन इस तूफान का सामना आखिर कैसे कर सकता था? ये एक ऐसा सवाल था जिस पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका हुआ था।